Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Yes, तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दैट इज आसान मैथ्स पे। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे बेटा? इसमें हम लोग सीखेंगे चैप्टर्स वाइज कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ नहीं है अभी कि ये पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एक ही क्लास के लिए अपन ने बनाया वीडियो। ये अपना आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे 5th to 7th स्टैंडर्ड तक के लिए हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन लेने वाले हैं, तो फ्रैक्शन के बारे में हम पूरा समझाएंगे इसके अंदर कि क्या फ्रैक्शन होते हैं, किस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। आप आराम से अपने यूट्यूब चैनल पे देखो, आराम से आप समझो ये चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं आज के बाद। आराम से मैथ्स आप अपने लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल पे बैठ के आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पहले स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है हमारा फ्रैक्शंस। के फ्रैक्शंस होता क्या है, तो आइए समझते हैं हमारा फ्रैक्शंस क्या होता है। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे पहली स्लाइड पे, दैट इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। मतलब फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल क्या होता है, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट ऑफ होल। मतलब हमारे पास कोई भी एक पूरी चीज है, उस पूरी चीज को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो उसका फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, we use them in our daily lives while measuring length, sharing food, handling money and many other activities। अब होता क्या, हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं, हम लोग डेली यूज करते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में मान लो आप लोगों ने एक पिज्जा मंगवाया। ठीक है, आप लोग 3 दोस्त हो या फिर 3 सिबलिंग्स हो। अब आपको क्या होता है कि पिज्जा तो इक्वली बंटना चाहिए हम तीनों में, किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम नहीं जाना चाहिए, हाँ या ना? ऐसा ही होता है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। बट आपको ये बात नहीं पता, तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका फ्रैक्शन ही कहलाता है। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी होल का एक पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए आपको समझाते हैं इसको एग्जांपल से, देखिएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी पूरे का एक पार्ट। अ फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट। हमेशा ध्यान रखना, में कैसे पता चलेगा सर ये फ्रैक्शन नंबर है? तो फ्रैक्शन के हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। मतलब फ्रैक्शन जो होता है हम उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मींस जैसे मैं बोलूं यहाँ पे 3/4 जो है, तो इसमें 3 न्यूमरेटर हो गया और 4 डिनोमिनेटर हो गया। तो ये आपके 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमेशा 2 पार्ट्स में लिखे जाते हैं, जिसमें एक तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, और नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास 4 सर्कल बने हुए हैं। अब ये वाला सर्कल देखो, इस वाले सर्कल को हमने बनाया और हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो वन शेडेड पार्ट जो है इसका, ये वाला जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे, इसका फ्रैक्शन क्या है? तो हम लोग बोलेंगे इसका फ्रैक्शन है सर 1/2। मतलब एक पार्ट इसमें शेडेड है और टोटल कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। समझ में आई ये बात? सेकंड में, ये वाला सर्कल 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, टोटल नंबर जिसमें वो बटा हुआ है, या टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में जिसमें वो डिवाइडेड है। तो ये 4 में डिवाइडेड है, तो इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 और ये 2। तो हम लोग न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे, 2। समझ में आई बात? उसी तरीके से यहां पे देखो, यहां पे ये सर्कल कितने पार्ट में डिवाइडेड है सर, ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि आपको यहां दिख भी रहा है। और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं सर, 1, 2 एंड 3। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, 3/6। समझ में आई बात? बहुत ही बढ़िया, आगे चलो। ये वाला सर्कल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट में डिवाइड है, तो डिनोमिनेटर में हमने लिखा 8। और कितने पार्ट शेडेड है सर, 4 पार्ट शेडेड है, तो हमने यहां 4 लिखा। तो ये हमारे हो गए फ्रैक्शन वैल्यू, दिस 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 एंड दिस। आई होप समझ में आया आप लोगों को, इतना कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे जो 3/4 लिखा हुआ है, तो इसमें 4 जो है वो टोटल वैल्यूज है, और 3 जो है वो पार्ट है उस 4 का। ठीक है, या तो आप मान लो कोई पिज्जा था, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, उसमें से 3 स्लाइसेस हमने लिए, तो लेने वाली स्लाइस कितनी है, 3/4। तो 3 जो है यहाँ पे न्यूमरेटर है, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन। 4 जो है वो डिनोमिनेटर है, दैट इज टोटल इक्वल पार्ट्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो मैं आपको एक तो एग्जाम्पल से और समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पे कि 5 चॉकलेट है, जैसे 1 2 3 4 और 5 चॉकलेट है। 5 चॉकलेट में से हमने 2 चॉकलेट्स किसी को दे दी। तो अब पूछा गया है, बताओ क्या फ्रैक्शन आपने किसी को दिया? तो बेटा टोटल पार्ट्स कितने थे, 5 पार्ट्स थे, तो डिनोमिनेटर में हमने 5 लिखा। और चॉकलेट्स देने वाली फ्रैक्शन पूछी गई है आपसे, तो दी कितनी चॉकलेट है हमने, 2। टोटल 5 में से 2 चॉकलेट दी है, तो 2/5 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। एक और देख लो, मान लो कि हमारे पास जैसे एक स्क्वायर है। ठीक है, उस स्क्वायर को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, और इसमें 1 और 2 दो पार्ट हमने शेड कर दिए।
अब इसमें पूछा गया है कि बताओ शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है। तो टोटल पार्ट कितने हैं इसके सर 6, तो डिनोमिनेटर में आ गया 6, बट शेडेड पार्ट कितने हैं सर 2 है, तो 2/6 इसका क्या हो गया बेटा शेडेड पार्ट हो गया। ठीक है, अगर इसी का अनशेडेड पार्ट पूछ ले तो अनशेडेड कितना होगा, तो सर टोटल तो 6 ही होगा ना, टोटल बेटा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 ही होगा टोटल, बट पूछा गया है अनशेडेड, तो अब हम अनशेडेड फ्रैक्शन देखेंगे इसका। तो अनशेडेड पार्ट कौन सा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो क्या हम कह सकते हैं 4/6 जो है इसका अनशेडेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है सर, अनशेडेड पार्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया कि फ्रैक्शन क्या होता है और हम लोग कैसे फ्रैक्शन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शन होता है ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमने कुछ तरीके सीखे हैं जिससे हम लोग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो चलो आपको एक टेस्टी एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं। अब टेस्टी क्यों, ऑब्वियसली पिज्जा है तो हमें वो चीज टेस्टी तो लगेगी ना। तो देखो यहाँ पिज्जा है, अब पिज्जा के तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। If a pizza is divided into 4 equal pieces and you eat one piece, ठीक है, पिज्जा को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से आपने एक पीस जो है खा लिया, ठीक है, देन यू हैव ईटन विच फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा। अब आप बताओ आपने पिज्जा का कौन सा फ्रैक्शन खा लिया। तो देखो ये 4 पार्ट थे 1 2 3 4 और ये वाला पार्ट आप खा गए। तो पूछा गया है कितना फ्रैक्शन जो है हमने पिज्जा खा लिया। तो टोटल पार्ट्स कितने थे सर, टोटल पार्ट्स थे सर 4, तो हमने डिनोमिनेटर में तो लिख दिया 4 क्योंकि डिनोमिनेटर में तो टोटल वैल्यूज आती है इक्वल पार्ट्स की। अब पूछा गया है आपने खाया कितना, उसका फ्रैक्शन बताना है। तो बताओ हमने कितना खाया, एक पीस खाया ना हमने, तो एक पीस कहां आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 1/4 जो है आपका ये पिज्जा का फ्रैक्शन आ गया जो आपने खाया। अब मैं पूछ लूं कि आपने जो नहीं खाया वो कितना फ्रैक्शन है, तो आप बोलोगे सर टोटल पीसेस तो 4 ही है, हमने जो नहीं खाया वो देखो ये वाला पार्ट है, एक तो पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो टोटल 4 पार्ट में से हमने कितने पार्ट नहीं खाए सर, हमने 3 पार्ट नहीं खाए। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ 3/4 जो है ये मेरा वो फ्रैक्शन है जो मैंने नहीं खाया, और 1/4 मैंने खाया, 3/4 मैंने नहीं खाया। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो हम क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलो टाइप ऑफ फ्रैक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम देखेंगे पहला फ्रैक्शन होता है बेटा यूनिट फ्रैक्शन, याद रखने हैं पहला फ्रैक्शन कौन सा होता है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मींस आपको पता है 1 होता है, यूनिट मींस क्या होता है सर 1 होता है, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शंस दीज आर द फ्रैक्शंस व्हिच 1 एज देयर न्यूमरेटर, कोई भी फ्रैक्शन हो उसमें अगर न्यूमरेटर में 1 आ गया आपका, जैसे 1/2 1/3 1/4 1/6, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर हर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में आ रहा है 1। अगर 1 आ रहा है न्यूमरेटर में तो हम उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में 1 हो उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। सेकंड प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। जैसे 1/2, तो 1 जो है न्यूमरेटर, वो 2 जो डिनोमिनेटर है उससे छोटा है ना, तो ये क्या कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/3, 2 जो है वो न्यूमरेटर है, 3 यहां पे डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। उसी तरीके से 5/8 और 12/13 भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो क्या लिखा है यहां पे, ध्यान से पढ़ो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैव अ न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। जैसे 3/2 है, तो 3/2 मतलब 3 न्यूमरेटर हुआ ना, यस और नो, वेरी गुड। तो 3 अगर न्यूमरेटर है तो आप देखो डिनोमिनेटर 2 है, तो न्यूमरेटर यहां पे डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है, तो 4 भी यहां पे बड़ा हो गया 3 से, तो ये भी इम्प्रॉपर। उसी तरीके से 7/5 एंड 9/7 दोनों क्या हो गए हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो याद रखना है हमने 3 फ्रैक्शन पढ़े, यूनिट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन क्या था सर, जिसमें न्यूमरेटर में 1 आता है, वो यूनिट फ्रैक्शन था। मेरे साथ साथ बोलते जाओ, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है 1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर क्या होता है सर, इम्प्रॉपर प्रॉपर का उल्टा, दैट मींस वहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ये 3 फ्रैक्शन समझ में आए आपको, आगे देखो।
यहां पे बोला गया मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मिक्स फ्रैक्शन आर दी कॉम्बिनेशन, ये कंबाइन होके बनते हैं जिसमें एक तो होल नंबर होता है आपका और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हमेशा याद रखना जो सेकंड फ्रैक्शन होगा वो आपका प्रॉपर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, तो 1 तो क्या हो गया यहाँ पे होल नंबर हो गया, और 1/2 आप देखो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूमरेटर 1 जो है डिनोमिनेटर 2 से छोटा है। ठीक है, अगर मैं यहां लिख के दिखाऊं आपको, हम इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है किसका? दो नंबर्स का, एक तो ये होल नंबर और एक ये फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन कौन सा है सर? ये फ्रैक्शन है प्रॉपर, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और यहाँ 1 जो है ये मेरा होल नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से 2, 2/3, 3, 4/5, 5, 3/7। तो मिक्स फ्रैक्शन वो होता है जो कि कंबाइन होकर बनता है दो नंबर से, एक तो उसमें होल नंबर होता है और दूसरा उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। समझ में आई बात? आगे देखो, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन आर द ग्रुप ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन। ये हमेशा ग्रुप में चलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन हो, जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे देखो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। तो आप देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर सबका 7 है, सबका डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? 7 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन दे रखे हैं सबके डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। समझ में आई बात? उसी तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन, तो सर लाइक का उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा हमारा? अनलाइक हो जाएगा। जैसे these fractions are the group of two or more fractions that do not have same denominator। अरे लाइक में डिनोमिनेटर बेटा सेम होते हैं, तो अनलाइक में क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे 1/3, 2/7, 3/5, 4/9। तो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर देखो डिफरेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यस, इसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमने 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े, आई होप आपको समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और देखते हैं वो क्या होता है। अब देखना, मेरी बात एक ध्यान से समझना आप। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बोला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब आपको इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में आपको इक्वल वर्ड का साउंड आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं क्या मैं कह सकता हूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्वल फ्रैक्शन होता होगा, हो सकता है। चलो आओ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट एक्सप्रेस द सेम वैल्यू when reduced to their lowest form। बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं जिनको अगर हम लोग रिड्यूस करें, अगर हम उनको सिंप्लीफाई करें, अगर हम उसको लोएस्ट फॉर्म में करें, तो उन सबकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। अभी इतना समझो, मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको कि लोएस्ट वैल्यू, सिंपल वैल्यू क्या होती है, मैं भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी बस ये समझो जो बात बुक में लिखी गई है, किताबों वाली बात समझो, अभी प्रैक्टिकल में हूं समझाने के लिए, ठीक है? तो यहां पे हमारे पास बुकिश लैंग्वेज कहती है कि सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं कि जब हम उसको लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस करेंगे ना, तो वो सभी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, to find equivalent fractions it is necessary to multiply or divide the numerator and denominator of a fraction by the same number। इस चीज का ध्यान रखना, equivalent fractions को अगर आपको रिड्यूस करना है या सेम बनाना है तो आप उसको या तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे सेम नंबर से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, बट यहाँ पे नंबर जो होंगे दोनों वो क्या होंगे? आपके सेम होंगे सर। अभी समझाता हूं मैं एग्जांपल से। देखो यहाँ एग्जांपल, यहाँ बोला गया है जो फ्रैक्शन है 25/15, 15/9, 10/6 एंड 20/12। ये कहा गया है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्यों? बिकॉज व्हेन दे रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म दे ऑल इक्वल टू 5/3। इन्होंने कहा है कि ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और क्यों है ये भी बताया गया, क्योंकि जब हम इसको रिड्यूस करेंगे ना, तो रिड्यूस करने पे सभी वैल्यू का आंसर क्या आएगा? 5/3 आएगा। नहीं समझ में आया? समझो एग्जाम्पल से कैसे आएगा, यहां देखना। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 25/15, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 15/9, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 10/6, ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 20/12, ठीक है। अब बोला गया ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और इन्होंने बोला था क्योंकि जब हम इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म तक तो सबका आंसर क्या आएगा? 5/3। कैसे रिड्यूस करेंगे अब समझना, रिड्यूस करना है मतलब इसको डिवाइड करना है। अब जैसे मैं 25/5 को अगर मैं दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करूं, क्योंकि बोला गया था ना हमने पिछले स्लाइड में यहाँ पे कि जब भी आप इसको करेंगे तो सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को, तो हम लोग वही करेंगे। हमने इसको किया 5 से दोनों को, तो क्या आंसर आया? इसका 5 आएगा और इसका 3 आएगा, तो क्या 5/3 आया इसका आंसर? बिल्कुल आया। इसका चेक करो, इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम किसी सेम नंबर से, दैट इज 3 से कर लें,
तो इसका आएगा 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, तो इसका भी 5/3 आंसर आया देखो। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करो, इसको हम कर लेते हैं 2 से, तो इसका आएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। आप देख रहे होंगे कि मैं इसको सेम नंबर से रिड्यूस कर रहा हूं। ये वाला नंबर 5 से डिवाइड हुआ पूरा, ये वाला 3 से हुआ, ये वाला 2 से हुआ, तो इसका भी 5/3 आया। अब इसको भी रिड्यूस कर देते हैं हम लोग। इसको किससे करें हम लोग, इसको भी हम पहले 2 से कर लेते हैं। चलो 2 से करा तो 2 10 जा 20 आ गया, 2 6 जा 12 आ गया। अब इस 10 और 6 आया, ये और ज्यादा रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इसको और रिड्यूस हम किससे करेंगे, 2 से कर लेते हैं वापस। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। वाह, ये तो मैजिक है सर, यहाँ पे भी 5/3 आया। तो यही समझाया था बेटा आपको कि जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आप या तो मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से या डिवाइड करोगे सेम नंबर से, तो आपके आंसर रिड्यूस होने के बाद सेम आएंगे। और यहाँ पे इन नंबर को हमने रिड्यूस किया तो सबका आंसर क्या आ रहा है सर, 5/3 आ रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह सभी सारे जो फ्रैक्शंस थे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे। हाथ खोल के बोलो, बोल सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि सभी का आंसर 5/3 आया रिड्यूस करने के बाद, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं? चलो शाबाश, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, देखो। A fraction is said to be expressed in the lowest form if its numerator and denominator have no common factor other than 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने किसी भी नंबर से डिवाइड किया, सेम नंबर से, और वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया कि अब वो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, दैट मींस उसका कॉमन फैक्टर अब सिर्फ 1 ही रह गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे देखो यहाँ 4/8 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 1/2। कैसे? देखो 4/8 हमने लिखा, इसको हमने डिवाइड किया किससे, 2 से कर लेते हैं। चलो, क्योंकि अभी दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 2/4 आया। बट सर 2/4 तो अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है ना दोनों नंबर, तो इसका मतलब अभी हम इसको और करेंगे, तो इसको हम करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब आंसर आया 1/2। क्या, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, 1/2 किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं क्या दोनों? नहीं हो सकते ना, ये सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं 1 से। किससे हो सकते हैं? सिर्फ 1 से। तो यहां पे बोला गया है ना, उनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब भी कॉमन फैक्टर 1 पहुंच जाए, इसका मतलब ये वैल्यू 1/2 ये आपकी ऑटोमेटिकली सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुकी है। अब आपको कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। इतनी बात समझ में आ गई मेरी आपको? तो सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को तब तक सिंप्लीफाई, तब तक छोटा करते जाते हैं जब तक कि उसका कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। ठीक है, अभी समझाता हूं एग्जांपल, और देखो क्यों टेंशन ले रहे हो। ये देखो एग्जांपल है। अब क्या 4/8 सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम कह सकते हैं सिंप्लीफाइड है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो चलो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये भी 2 से होगा, अभी ये भी 2 से होगा, तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। अभी भी 2/4 2 से डिवाइड हो सकता है सर, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 1/2 इसका सिंप्लीफाइड नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब नेक्स्ट देखो। यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपका 6/12, तो देखो 6/12 हम कह सकते हैं, अभी ये दोनों 6 से चले जाएंगे, तो हम कह सकते हैं 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये देखो ये भी 1/2 आ गया आंसर, मतलब अब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है। 10/20 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, दोनों को 10 से कर सकते हैं हम, 10 और 10, तो ये आ जाएगा 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, तो ये भी 1/2 आ गया। और ये हम कह सकते हैं, देखो जरूरी नहीं है हमेशा आंसर 1/2 आए तभी सिंप्लीफाइड होगा वो, नहीं। कहने का मतलब बस इतना सा है कि सर सिंप्लीफाइड फॉर्म तब होता है जब उसका कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, मतलब अब वो किसी की भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे एक्सेप्ट 1। आप देखो यहाँ पे 1/2 अब सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, और दोबारा 1 से डिवाइड करने पे वही आंसर आएगा, 1 1 जा 1 1 2 जा 2। तो कहने का मतलब है कॉमन फैक्टर अब इसका 1 ही बचा है, 1 बचा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। मजा आया? समझ में आया? कुछ इंटरेस्टिंग लगा? बस समझते जाओ। इसी तरीके से आपका बेस क्लियर करने का मोटिव है, कोई पर्टिकुलर क्लास के पीछे अपन नहीं भाग रहे हैं अभी। अपना मोटिव है कि हम लोग आपको समझा सके कि बेटा फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंपेयरिंग द फ्रैक्शन। अब मान लो मैं आपको बोलता हूं कि 2 और 3 में बड़ा कौन सा, तो आप फट से बोल दोगे सर 3 बड़ा है ना। अगर मैं आपको बोलूंगा 100 और 200 में कौन सा बड़ा, आप फट से बोल दोगे सर 200 बड़ा, बोल दोगे ना? बिल्कुल सर बोल देंगे, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप। हाँ,
तो मुझे पता है हम लोग बोल देंगे, बट प्रॉब्लम किस जगह आती है, जहां पे हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है। अगर मैं आपको बोलूं बताओ 7/4 और 3/9 में कौन बड़ा, अब हमारी बैंड बच गई, हमें नहीं पता 7/4 और 3/9 में कौन सा बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे सर पे हाथ फहराएंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, वीडियो को बंद करके चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं करना है, क्यों, हमें ये समझना है कि हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शन। तो आ जाओ समझते हैं कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है। पहला मेथड होता है हैविंग सेम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब हम लोग कैसे देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो देखो, इफ द डिनोमिनेटर आर द सेम, द फ्रैक्शन विद द बिगेस्ट न्यूमरेटर विल बी द ग्रेटर एंड द फ्रैक्शन विद द लोएस्ट न्यूमरेटर विल बी द स्मॉलेस्ट। जैसे यहां बोला गया है कि अगर दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, फिर मैं बोल रहा हूं दो फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा वो वैल्यू बड़ी। जैसे ये वाला हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कितने इक्वल पार्ट्स है इसके, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका क्या हो गया बेटा 7। और इसमें कितना पार्ट शेडेड है सर, 1 पार्ट शेडेड है ये वाला, ठीक है। तो इसका हो गया 1/7। तो सर इस वाले का क्या हुआ, इस वाले का हो गया 3 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 7, क्योंकि कितने पार्ट है देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पार्ट शेडेड है 7 में। अब यहाँ 1/7 है, यहाँ 3/7 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, सेम है ना, इधर भी 7 इधर भी 7। तो मैंने क्या कहा था, जो न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो वैल्यू छोटी। तो मुझे बताओ यहाँ पे 1/7 और 3/7 में बड़ा कौन सा होगा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज 3/7। क्यों, क्योंकि सर डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर इसका बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं 3/7 मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। समझ में आ गई ना बात, बहुत इजी था, मजा आया समझ के ये। आओ मजा आया तो थोड़े से मजे और करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके इनको कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां करेंगे हम 3/8 और 4/8। बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे 4 बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं 4/8 बड़ा, ठीक है। अब इसका आप बताओ मुझे, 6/10 है, 9/10 है, डिनोमिनेटर सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो 6 बड़ा या 9 बड़ा, 9 बड़ा, ओके। तो 9/10 ग्रेटर वैल्यू हो गई। समझ में आया, इजी है। आगे देखो 5/6 और 4/6, दोनों का डिनोमिनेटर दोबारा सेम है। अब मैं पूछूं छोटा कौन सा है, दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आप क्या बोलोगे, सर अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर छोटा होता है वो वैल्यू छोटी होती है ना। तो यहां पे 4 छोटा है, इसका मतलब 5/6 बड़ा है और 4/6 छोटा है। आ रही है बात समझ में मेरी, बहुत बढ़िया, मुझे पता है समझ में आएगी आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। हम लोगों को मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, हम लोग क्या देखेंगे कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है फ्रैक्शन हमें समझ में आता है या नहीं। क्या जैसे हमसे पूछे फ्रैक्शन के बारे में समझाओ, कि हम लोग डरेंगे, अब हम समझा सकते हैं इजीली। अगर आप समझा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो और समझते रहो कैसे ये चैप्टर हम लोग फट से उड़ाने वाले हैं, ठीक है। अब यहां बोला गया 9/15 और 10/15। अब मुझे बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, बिल्कुल सेम है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी, यस जो न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे 10 बड़ा है ना, तो 10/15 आपकी ग्रेटर वैल्यू है। और छोटा कौन सा हो जाएगा सर, 9/15, क्योंकि 9 का न्यूमरेटर छोटा है। समझ में आ गई बात। 4 आगे हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग द फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर सेम है तब क्या करें बेटा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो हमें क्या करना है, इफ द न्यूमरेटर आर द सेम, the fraction with the bigger denominator will be the smallest and the fraction with lowest denominator will be the greatest। समझना मेरी बात, अभी हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो जो न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जो न्यूमरेटर छोटा वो छोटी वैल्यू, ठीक है। बट अगर न्यूमरेटर सेम हुए तब क्या करेंगे सर। तो देखो यहाँ पे ये 1/4 बताया गया आपको, 1 पार्ट शेडेड है और 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट है। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4 और इसका क्या हो गया 1 2 3 4 5, 1 पार्ट शेडेड और टोटल 5 पार्ट। अब मुझे चेक करना है कि 1/4 और 1/5 में बड़ा कौन सा। तो अब हम लोग समझेंगे हैविंग द सेम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर सेम है तब हम कैसे चेक करेंगे। तो बेटा अगर न्यूमरेटर सेम है ना, तो जो डिनोमिनेटर छोटा है ना वो वैल्यू बड़ी है। क्या बोला मैंने, अगर न्यूमरेटर आपका सेम है तो जो डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ी वैल्यू है। तो यहां पे न्यूमरेटर दोनों के सेम है 1 1, डिनोमिनेटर कौन सा छोटा, 4 छोटा, इसका मतलब 1/4 आपकी बड़ी वैल्यू है। आई बात समझ में मेरी, ठीक है। अगर समझ में आई तो देखो एक दो हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझते जाओ। बहुत सारे एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं,
बस समझना है आपको, ठीक है ना। जैसे 2/3 है और 2/5 है। अब यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं। तो क्या न्यूमरेटर सेम है? यस। अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या रूल था? अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ी वैल्यू। तो ये डिनोमिनेटर छोटा है ना 3, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। समझ में आया ना? इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। 6/13 और 6/5, न्यूमरेटर सेम तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, वो वैल्यू बड़ी। तो डिनोमिनेटर ये छोटा ना, तो ये वैल्यू बड़ी। ठीक है, एक और देखो 7/15, 7/10। अब दोनों का न्यूमरेटर सेम है पर वैल्यू छोटी किसकी है? डिनोमिनेटर में से 10 की है तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट 13/15 और 13/19, आप बताओ कौन सा होगा इसमें बड़ा? ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूमरेटर दोनों के सेम है। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है? हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। आई होप आपको समझ में आया, ये इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया सीखने को मिला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे, हमने सीखा अभी तक कंपैरिजन, हमने सीखा फ्रैक्शन लिखते कैसे, अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसको करने के भी दो तरीके होते हैं, मैं समझाता हूं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का हम कैसे करते हैं, देखो, व्हेन द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे हम लोग करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हम कैसे करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर टू कीप द कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लो मैंने आपको लिखा 2/3 प्लस 4/3। अब यहां पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप क्या करोगे बेटा, न्यूमरेटर अगर प्लस हो रहे हैं तो उनको प्लस करके कीप द डिनोमिनेटर सेम। अगर न्यूमरेटर और दोनों वैल्यूज अगर माइनस हो रही है तो दोनों न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को माइनस करके कीप द डिनोमिनेटर सेम। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर तो क्या आएगा, आंसर का सेम आएगा। और न्यूमरेटर क्या हो रहा है, 2+4 हो रहा है, तो यहाँ हम करेंगे 2+4, तो क्या हम लिखेंगे 6/3। आई बात समझ में? तो जब भी अगर हमें सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर आप आंसर का सेम ही रखेंगे, और न्यूमरेटर अगर प्लस हो रहे हैं तो आप प्लस करके आंसर लिखेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, आओ कुछ एग्जाम्पल करते हैं। 3/8 एंड 4/8 को हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले एडिशन करेंगे, फिर बाद में हम सब्ट्रैक्शन भी देख लेंगे। ठीक है, तो आओ पहले ऐड सीखते हैं। तो 3/8 प्लस 4/8 को अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आंसर का डिनोमिनेटर हम सेम रखेंगे, और न्यूमरेटर क्या हो रहा है प्लस, तो 3+4 करेंगे, कितना आएगा 7/8। समझ में आई बात? इजी। एक और देखो, 6/9 प्लस 9/10, सॉरी 6/10 प्लस 9/10, मैं इसको सही कर देता हूं एक बार। 6/10 एंड 9/10 दोनों को प्लस करना है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम कॉपी कर देंगे, और न्यूमरेटर वाली प्लस हो रही है तो उनको प्लस कर देंगे। तो 6 + 9 इज व्हाट, वेरी गुड, 15/10। तो ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? अभी देखो, इसको हम लोग कर लेते हैं माइनस। ठीक है, प्लस तो हमने कर लिया ना, इसको हम लोग करते हैं माइनस। अगर हम लोग माइनस करेंगे इसको तो कैसे करेंगे बेटा, देखो 5/6 माइनस 4/6, माइनस ही तो हो रहा है तो डिनोमिनेटर सेम ना दोनों के, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम लिख देंगे, और न्यूमरेटर इस बार माइनस हो रहा है तो हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/6। यहां पे हमने क्या किया था, प्लस किया था, क्योंकि यहां पे हमने प्लस का साइन लगाया हुआ था, तो यहां पे न्यूमरेटर प्लस हुए। यहां पे हमने क्या किया, यहां माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए न्यूमरेटर क्या होंगे, माइनस होगी। बहुत इजी चीजें हैं, आराम से समझो, हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मजा आने वाला है, बस अभी कॉन्सेप्ट समझ लो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 11/15 है माइनस 10/15 है। ठीक है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे, और 11 और 10 न्यूमरेटर माइनस हो रहे हैं, तो 11 और 10 माइनस करो तो क्या बचेगा आपका, 1/15 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया तो अपने लिए ताली बजा लो, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा और समझा दूंगा। ठीक है, पर टेंशन नहीं लेने का है, आज तो फर्स्ट क्लास है, ऐसे बहुत सारी स्लाइड्स हैं आपके लिए, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे इजी कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। ठीक है ना, आगे समझो, ये समझ में आ गया आपको, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है, व्हेन द फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करोगे, मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे जैसे कर रहे हैं। कैसे करेंगे, आओ दिखाता हूं। हम लोग पहले करते हैं ऐड। अब यहां देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहां पे 7 है और यहां पे 3 है,
तो अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा इसका ध्यान से देखना। यहां लिखा मैंने 3/7, यहां लिखा मैंने 2/3। क्या मैं अगर इस वैल्यू को, यहां डिनोमिनेटर 3 है, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, और यहां पे डिनोमिनेटर क्या था 7 था, तो इन दोनों वैल्यू को हम 7 से कर देते हैं, मतलब क्रॉस कर लेते हैं। ये 7 है और ये 3 है, तो इस वाली वैल्यू को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस वाली वैल्यू को हम 7 से कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 3 3 9, 7 3 21। ये आएगा 7 2 14, 7 3 21। तो क्या मैं कह सकता हूँ डिनोमिनेटर दोनों के 21 हो गए। तो 3/7 की जगह मैं लिख सकता हूँ 9/21 प्लस 2/3, जो ये वैल्यू इसकी जगह मैं लिखूंगा 14/21। डिनोमिनेटर सेम आ गए ना दोनों के, हो गया आसान काम। अब वही कर लो, 9/14/21। तो प्लस करेंगे कितना आएगा, 14 और 9 कितना होता है, जल्दी बोलो, काउंट कर लो। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23, सिंपल। तो आप यहां लिखो 23/21, ये आपका आंसर आ गया। तो कुछ नहीं करा हमने, पहले डिनोमिनेटर दोनों के सेम करे, उसके बाद नॉर्मल जैसे हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन का, वही किया। अब ये वाला देखो वापस, यहाँ पे 5/12 और है यहाँ पे 3/8। अब इसको मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या करूं मैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाले सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर से, दैट इज 8 से, और इसको कर लेते हैं हम लोग 12 से। तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 12 8 96, 12 3 36 और 12 8 96। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 40/96 प्लस 36/96। तो क्या होगा, 40 प्लस 36, और डिनोमिनेटर हम सेम रखते ही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 76/96। ये लो, आगे बात समझ में, कोई डाउट इसमें नहीं है ना, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद उसको जनरली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ एडिशन। आओ सब्ट्रैक्शन के भी दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, 3/4 और 1/2, तो 3/4 और 1/2। अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, मुझे दिख रहा है कि मैं इस 2 को डायरेक्टली यहां पे 4 में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले नंबर को किसी से भी नहीं करूंगा, मैं बस सिर्फ इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये 3/4 तो है ही, और इसको मैंने डिनोमिनेटर बनाने के लिए इस वाले नंबर को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2/4। तो वैल्यूज क्या हो गई मेरी, 3/4 माइनस 2/4। डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो क्या करेंगे 3 माइनस 2/4, दैट इज 1/4। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जैसे यहां पे देखो 5/6 और 1/3। अब मुझे दिख रहा है ना कि मैं इस वाली वैल्यू को अगर डायरेक्टली डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2/6। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो क्या लिख सकता हूं मैं अब यहाँ पे 5/6 माइनस 2/6, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2/6 हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 दैट इज 3/6। तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका, 3/6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आया कि फ्रैक्शन कैसे करते हैं, हम लोग कैसे चेक करते हैं कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कैसे इसको, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। समझ में आ गया आपको सब कुछ? अगर आपको समझ में आया, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।